आईएनएफ अंतरंग के कार्यक्रम में दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष कार्यक्रम, मानव शुरू हो गया तुम सभ्यता और ऐसे वक्त संस्कृति क्यों के परेशान करते हो मुझे? मानव सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में जो सबसे बड़ी बात होती है, उसके विकास के इतिहास में जो बात होती है वो है इम्पोर्टेंट तत्व जो होते हैं वो भूगोल है, राजनीति है, अर्थशास्त्र है और सभ्यता और संस्कृति इंगित होती है। इन्हीं चीजों से होता है। हमारा जो मानव इतिहास है, उसका अगर किसी भी क्षेत्र का भूगोल बदल जाता है, भूगोल अगर उसका बदल जाता है तो उस क्षेत्र के रहने वालों की सभ्यता और संस्कृति की कंटिन्यूटी जो है वो टूट जाती है। यानी अगर किसी क्षेत्र से किसी जन समूह को निकाला जाए, वो एकदम से बिछड़ जाते हैं अपने सांस्कृतिक और सभ्यता के इतिहास से। विचारों का जो परिवर्तन स्थूल रूप से है वो सभ्यता में होता है और सूक्ष्म रूप से जो होता है वो कलाओं में होता है। कश्मीर से निर्वासित 4 से 4.5-5 लाख लोग जो हैं वो टेररिज्म के चलते वहाँ से निर्वासित हो गए और उसके बाद 30 साल हो गए। आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी कंटिन्यूटी है अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ, वो एक एक जनरेशन जब चेंज हो जाते हैं तो वो टूटने लगा। क्योंकि आमतौर पे जब एक भौगोलिक स्थिति में उसकी चेतना में रहते हैं लोग, तो वहाँ पे जो है ये जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सभ्यता और संस्कृति का ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ज़बरदस्ती निकाले गए हैं और सारे भारतवर्ष और भारत के बाहर हम छितर गए। इस पीड़ा ने निरंतर एक साहित्य को जन्म दिया जिसको हम विस्थापित साहित्य बोलते हैं। उस विस्थापित साहित्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हमारे सामने आज है, डॉक्टर अग्निशेखर का महाकाव्य नील गाथा जो है वो परंपरागत जो सभ्यता और संस्कृति का इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है, कश्मीर के इतिहास से जुड़ा हुआ है, कश्मीर की लोक कथाएं उसमें है, कश्मीर के प्राण उसमें है, कश्मीर का जो विकास है, जो मानव सभ्यता का विकास है वो उसमें है। कश्मीर के प्रारंभ से लेकर आज तक की जितनी घटनाएं हैं उनका समावेश उसमें है और ये बहुत ही सुंदर काव्य रूप में हमारे सामने आया है, जिसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं और जिसका लोकार्पण हम करने जा रहे हैं और जिसका नाम है नील गाथा। इसमें हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी, जो कि महात्मा गांधी जो विश्वविद्यालय है वर्धा के, वहाँ से रिटायर हुए हैं, वहाँ पे अधिष्ठाता थे वो, वहाँ से अब रिटायर हैं। और ये हमारे साथ जुड़ी हुई हमारे साथ डॉक्टर अनीता शुक्ल, जो कि प्रोफेसर है, हिंदी साहित्य पढ़ाती हैं, गुजरात से हैं और इन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च का काम किया है, खुद कविता लिखती हैं, लेखिका है और समालोचक भी हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवतार मोटा जी, जो कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही जाने माने साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं और क्रिटिक भी हैं और बहुत अच्छे से फिल्म क्रिटिक है। उनकी फिल्मों का इतिहास उनसे हम जान सकते हैं, हर घटना फिल्म की उनको ज़बानी याद है और फेसबुक पे लिखते रहते हैं और बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस ग्रंथ की, इस महाकाव्य की जो है उन्होंने पहला रिव्यू भी लिखा है। और ये सब हमारे साथ है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस ग्रंथ के रचयिता डॉक्टर अग्निशेखर, जो कि जिन पर हमें गर्व होना चाहिए, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर से हैं और हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, कवि हैं, क्रिटिक है, फिल्म स्क्रिप्ट भी लिखे हैं उन्होंने और बहुत ही प्रसिद्धि पाई है उन्होंने काव्य में, साहित्य में। सबका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में और इस तरीके से हम
जुड़े हुए हैं सबके साथ। डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी, डॉक्टर अनीता शुक्ला जी, अवतार मोटा जी और डॉक्टर अग्निशेखर जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और आप सबका स्वागत है INF के इस कार्यक्रम में, जो लोकार्पण आज हम करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक एक ये उपलब्धि है। इस वक्त हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, डिस्कस करेंगे आज इस पे विवेचना करेंगे, इसका लोकार्पण करेंगे, जिस पुस्तक का नाम, जिस महाकाव्य का नाम नील गाथा है। नील गाथा, नीलनाग, यानी कि जो कश्मीर का, जिसको हम एक तरीके से प्रथम पुरुष कहेंगे, कश्मीर का, जहाँ से हमारा इतिहास शुरू होता है, उसके चेतना जो हम तक ट्रैवल करती हुई आई है। नीलनाग की चेतना से लेके आज तक के दौर तक जो ऐतिहासिक और सभ्यता और संस्कृति की चेतना है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा, सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर अनीता शुक्ल से कि वो इस बारे में अपने राय दे दें, और उन्होंने पढ़ा है ग्रंथ के बारे में, हमें अधिक से अधिक जानकारी दे दे, इसकी विवेचना करें। डॉक्टर अनीता शुक्ल। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अग्निशेखर को बधाई देना चाहूंगी। इस एक क्षणिकता के युग में महाकाव्य देने के लिए हिंदी साहित्य को, हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ है इस महाकाव्य से, तो डॉक्टर अग्निशेखर जी को बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही मैं INF TV को धन्यवाद देना चाहूंगी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, कि एक नई रचना आती है हिंदी साहित्य जगत में, और उस रचना के एक तो कृति का लोकार्पण हो रहा है और दूसरे उसकी चर्चा हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि मैं इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बन रही हूँ, और नील गाथा महाकाव्य की जो प्रथम चर्चा है, उस प्रथम चर्चा में मैं शामिल हो पा रही हूँ। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये नील गाथा प्रलेख प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, और कुल 175 पृष्ठ हैं इसमें, और 8 कथा पर्वों में कवि नील गाथा की कथा को समेटा है। ये 8 जो कथा पर्व हैं, ये भी एक क्रमिक विकास दिखाते हैं। मैं इनके नाम लेना चाहूंगी। भविष्य का वर्तमान पहला कथा पर्व है, समय के मूल दूसरा है, पुनरागमन तीसरा है, युद्ध चौथा कथा पर्व है, महायान पांचवा, उसके बाद तुरुष्क, आनंदपुर साहब और असमाप्त। नील काव्य का नायक, जो कि ऋषि का पुत्र है। महाकाव्य अपने आप में, मेरी दृष्टि में, एक समीक्षक की दृष्टि में अनूठा है। महाकाव्य शुरू है कहाँ से, मैं उन पंक्तियों को जोड़ना चाहूंगी। आप देखिए जो क्रम है, आप देखें, ये जो नील गाथा है, ये जैसा कि अभी महाराज शाह जी भूमिका में बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये निर्वाचन कथा है। व्यक्ति जब अपनी संस्कृति से, अपनी जन्मभूमि से, अपनी मातृभूमि से अलग होता है, तो उससे क्या क्या छूटता है और उसके भीतर क्या क्या टूटता है। लेकिन आप सभी के साथ साथ मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगी कि ये जो नील गाथा है, ये सिर्फ कश्मीर के निर्वासन की कथा नहीं है, ये पूरे भारत की कथा है, और आज का भारत नहीं, ये भारतवर्ष की कथा है। कवि किस तरह से जुड़ा हुआ है इस नायक के साथ। आप देखें, महाकाव्य की पहली पंक्ति शुरू होती है, कौन तुम निर्वासन में मेरी चेतना को किए आच्छादित, सोते जागते चलते फिरते साथ मेरे, जैसे आकाश में चंद्रमा चलता बचपन में समांतर। और इसके साथ जैसे जैसे कवि एक एक कथा पर्व में आगे बढ़ता है,
वो इतिहास से, पुराण से प्रसंग लेकर के आता है। और मैं बीच के जो इसमें संघर्षों की बात की गई है उसकी बाद में करूंगी, लेकिन मैं इसका अंत दिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी दर्शकों को, आप सभी को, कि वो कवि सीधे आ जाता है। वो नील जो है, नील नाग जो है, वो कवि को देख रहा है और कहता है कवि कि पता खोने का अर्थ है। अभी महाराज शाह जी आप कह रहे थे निर्वासन क्या होता है, निर्वासन की भूमिका की बात आप कर रहे थे। सांस्कृतिक जो संस्कृति से विलग होने की बात है, जो टूटने की बात है, जो छूटने की बात है। कवि कह रहा है पता खोने का अर्थ है स्मृति और इतिहास का खोना, मातृभाषा से भी हाथ धो बैठना हाथ, भूल जाना गीत कहावतें, प्रेम, अधूरी इच्छाएं अपनी। वह विक्षिप्त सा देखता है मुझे एक टक, कहाँ है मेरा ठौर ठिकाना, निर्वासन में अवाक हूं मैं। ये कवि कहता है। अब अगर मैं इस महाकाव्य को काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखूं, दो तीन, एक तो महाकाव्य के जो अपने लक्षण होते हैं, जो अपनी विशेषताएं होती हैं, वो उस पर भी चर्चा की जानी है, आप लोग भी करेंगे। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसे देखना है, और उसके साथ साथ जो इसमें संघर्ष हैं, जिन व्यापकता के धरातल पर, जिस प्रकार व्यापकता के धरातल पर कवि उन संघर्षों की बात करता है, जिस प्रकार नील नाग प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ता है। मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर भी एक नील नाग है, जैसे आपके अंदर एक नील नाग है। हर वो व्यक्ति जिसमें एक चेतना है, हर वो व्यक्ति जो संघर्षशील है अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को बचाने के लिए, हर वो व्यक्ति जो इस तरह की वेदना से गुजरता है, हर उस व्यक्ति में मुझे लगता है नील नाग है। और मैं इसलिए सबसे पहले चरित्र पर आने से पहले मैं बात करूंगी इस महाकाव्य के काव्य सौंदर्य पर। ऐसे ऐसे बिंब लिए हैं कवि ने जो मेरे हिसाब से बिल्कुल नए प्रयोग हैं। मैं उन बिंबों की, उन जो वाक्यांश हैं, जो एक कुछ शब्दों के फ्रेज हैं, मैं उनकी बात करूंगी। जैसे देखिए, कवि एक जगह पर कहता है, निस्तब्ध सी कंटीली झाड़ी पर धूप सूख रही उनकी आत्मा। वह जो वेदनाग्रस्त हैं, धूप में सूख रही आत्मा। अब आप देखिए, ये नया प्रयोग है। फिर कवि इसी तरह के अनेक प्रयोग कर रहा है, जैसे महाकाल की पूजा के दीपक, जैसे प्रश्नों की पनीरी उग आई सभा में, हर्ष के अक्षर, समय का संत्रास, आकाश से बरस रहा है धूप का तेजाब, या सूरज के चेहरे पर चेचक के दाग, गूंगे अंधेरे। तो इस तरह के कुछ नए प्रयोग, नए बिंब लेकर आता है कवि। और इस तरह से ये जो महाकाव्य है, ये काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी एक अनूठा महाकाव्य बन पड़ता है। निर्वासन की बात तो हम करेंगे ही। निर्वासन की जो चेतना है इसमें, जो संस्कृति से टूटने का, बिखरने का जो दंश है, जो स्मृति दंश है, और कवि ने इस पूरे महाकाव्य में ये सिर्फ 1990 के निर्वासन की बात नहीं की है, बल्कि पूरा एक इतिहास जो कई परतों में, प्रत्येक युग में इस तरह से जैसे तमाम आक्रमण हुए, और उन आक्रमणों को एक तरह से फेस करने के लिए, उन चुनौतियों को फेस करने के लिए, उनका सामना करने के लिए हर युग में किस तरह से एक एक नील नाग हुए हैं, उनकी भी बात कवि करता है इसमें। इसके साथ साथ आप देखिए, इसमें नाग जाति की, नाग संस्कृति की बात होती है एक अलग संदर्भ में। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि इस महाकाव्य को इस 5 या 10 मिनट में समेटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक एक कथा पर्व पर एक एक प्रोजेक्ट, एक एक परियोजना की जा सकती है। इसे नए ढंग से देखा जा सकता है, और इसके लिए
अब हमें पौराणिक संदर्भ लेना है, हमें सांस्कृतिक संदर्भों में उसे देखना है। कवि कश्मीर के उद्भव की, सतीसर के मिथक की, नील के मिथक की, जिस तरह से उन मिथकों का उपयोग करता है इस महाकाव्य में, उस दृष्टि से इस महाकाव्य को देखा जाना चाहिए। और उस दृष्टि से जब हम इसको देखते हैं तो सच में कवि की इस कल्पना पर और कवि के इस इतिहास बोध पर, इस इतिहास की चेतना पर, इस पौराणिक बोध पर मुझे एक तरह से एक सुखद आश्चर्य सा होता है। मैं एक दिन बात कर रही थी कवि अग्निशेखर जी से और मैंने उनसे पूछा, मेरा सवाल था कि ये आपके कितने वर्षों के चिंतन का प्रतिफल है ये महाकाव्य। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 40 वर्षों के चिंतन का प्रतिफल है। तो 40 वर्षों के चिंतन का प्रतिफल जो ये हमारे सामने है, नील गाथा, ये आज के समय का एक अद्भुत महाकाव्य है, जिससे हिंदी साहित्य जो है वो समृद्ध हुआ है। अब इस महाकाव्य के बहाने हम कश्मीर को देखें, इस महाकाव्य में जिस तरह से कश्मीर को बताया गया है, अलग अलग प्रसंग लिए गए हैं, महाभारत के प्रसंग आते हैं, श्री कृष्ण आते हैं, और जिस तरह से कश्मीर की समृद्ध जो एक स्त्रियों का सम्मान है, जो कश्मीर की जो परंपरा में स्त्री को देखने की जो दृष्टि है, सती देश के शौर्य की प्रशंसा श्री कृष्ण ने भी की थी, उसका इसमें जिक्र होता है, उसका इस महाकाव्य में वर्णन है। बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ हैं जो लोक से लिए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक जगह कवि कहता है, हुई प्रबल उम्मीद फिर से फैली ताजा दूब। दूब का फैलना विकास का सूचक है। और यहाँ कवि जो है, भले ही वो कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर के सांस्कृतिक संदर्भ की, मैं अवध से हूँ, हमारे यहाँ भी दूब को विकास का सूचक माना जाता है। तो ये पूरे भारत से सांस्कृतिक संदर्भ इसके जुड़ते हैं। मातृका पूजन की बात एक जगह पर बात आती है, जो पूरे भारत के सांस्कृतिक संदर्भों से ये जुड़ता है। नीलनाग जैसे पहले कथा पर्व की पहली लाइन से और अंतिम कथा पर्व के अंतिम लाइन तक जिस प्रकार छाया हुआ है, उस पर चिंता का बोझ, जो एक संघर्ष की छाया है जो छाई हुई है, कवि उसे किस प्रकार प्रस्तुत करता है। वो कहता है, जैसे वृषभ के सींगों पर है धरती, नीलनाग के शीश पर चिंता का बोझ। और वो चिंता का बोझ लिए, वो संघर्ष का बोझ लिए नीलनाग सभी युगों में हमारे सामने आता है। क्योंकि जैसा कि अभी हमने बात की कि नीलनाग कोई एक चरित्र नहीं बनता है, यहाँ पर एक चरित्र नहीं रह जाता है, यहाँ पर वो एक मिथकीय पात्र जो है वो सभी युगों में अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है। और आज भी अगर हम कहें, जिस प्रकार अंत करते हैं कवि अग्निशेखर जी कि मेरी तरफ देखता है नीलनाग, हम में से किसी को उस प्रकार बनना है, हम में से उठना है, तो वो छाया हुआ है पूरे इस महाकाव्य में। ये बड़ी सुंदर प्रस्तुति है इस महाकाव्य की, नील का जो चरित्र है। और इसके साथ साथ जो इनके प्रयोग हैं, जो कवि के प्रयोग हैं काव्य सौंदर्य के, वो अपने आप में अनूठे प्रयोग हैं। और क्योंकि ये निर्वासन का काव्य है, निर्वासन की चेतना का काव्य है, तो निश्चित रूप से वेदना छाई हुई है पूरे एक तरह से काव्य में। कवि कहता है, जहाँ वेदनाएं मंत्रों की तरह अधरों पर हैं और जल रहित मेघ हैं, यहाँ मनीषी बुद्धिजीवी साहित्यकार अपने दंभ के चाटुकार, बचते मानने से हमारा जनसंहार। मिथकीय स्रोतों से कथा लेता हुआ कवि बिल्कुल आज पर आ जाता है और आज के संदर्भ में जिस प्रकार से सत्य को
अस्वीकार, एक तरह से सत्य का अस्वीकार करने की जो मानसिकता है वो भी यहाँ पर प्रस्तुत कर देता है कवि। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन किन बातों की यहाँ पर मैं बात करूं। क्या कुछ नहीं है इस कविता में, इस महाकाव्य में कहने को। तो मैं यहाँ पर अपनी बात एक तरह से पूरी करती हूँ, यहाँ पर रुकती हूँ, विराम देती हूँ ताकि हम और विद्वानों को सुन सकें। धन्यवाद डॉक्टर अनीता शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अनीता शुक्ला। एक बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई, और वो है जो घटनाएं हैं जो ऐतिहासिक रूप से जिनकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे नीलनाग के समय में जब इंद्रदेव आते हैं और एक जलोद्भव को वो जन्म देते हैं, उनका वहाँ से गुजरना जो है इस प्रकार से जलोद्भव को जन्म देते हैं। जलोद्भव के जन्म होने से जो एक संघर्ष शुरू हो जाता है नाग और उनके बीच में, वो संघर्ष जो है अगरचे उसका निराकरण भी किया गया, ऋषि कश्यप ने उसको देवताओं से मदद मांग के सारा जल सोख के जलोद्भव का वध किया गया, लेकिन उतनी ही देर में आप देखिए घटना कैसे बदलती है कि सारे देवता जो है वहाँ बसने लग गए, और नाग जो है बेचारे वहाँ पे पराए, मतलब उनको उनकी भूमि हड़पने लगी, उनको जो बेचारों को है उनका अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ गया। ये पुनरावृत्ति है, और ये सुंदर पुनरावृत्ति जो है, और नीलनाग के साथ जब लेखक यात्रा करते हैं तब हमको इसकी एक एक जो यात्रा का एक एक पड़ाव है उसमें हमको ये नीलनाग के थ्रू ले जाता है। इसकी कंटिन्यूटी जो है, जो इसका कंटिन्यूअस कैरेक्टर एक नीलनाग है, उसके थ्रू हम सारा इतिहास का अपनी जितनी भी हमारी लोक भावनाएं उनका हम उनमें हम विचरण करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा संदेश लेके चलता है ये कार्य। अब हम मैं निवेदन करूंगा अवतार मोटा जी से कि उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ इस काव्य को समझा है, और हमको यहाँ पे एक दफ़ा वो उसका उल्लेख करें। नमस्कार। नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, मैं पहले इस किताब पे आने से पहले एक दो चीज़ कहना चाहूँगा कि जिसे एपिक पोइट्री कहते हैं या महाकाव्य कहते हैं, ये धारणा है कि इसका जन्म यूरोप में हुआ है, सुमेरियंस ने किया है, ग्रीक्स ने किया है। अरे भाई, हमारे यहाँ तो पुराना इतिहास, धर्मशास्त्र सारा एपिक्स ही है, एपिक पोइट्री है, वो तो महाकाव्य है। हमारा महाभारत, हमारा रामायण, भगवत गीता, ये तो महाकाव्य हैं, ये सब किताबें तो महाकाव्य हैं। मुझे शुरू करने से पहले बल्गेरिया का एक पोइट है, बल्गेरिया के एक पोइट हैं निकोला वेप्तस्राव। निकोला वेप्तस्राव की दो लाइनें कहूंगा मैं आपको हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इस महाकाव्य में जो अग्निशेखर जी ने लिखा इसमें हिस्ट्री का वर्णन भी है। हिस्ट्री, विल यू मेंशन अस इन योर फेडेड स्क्रॉल। अंग्रेजी में है तो माफ करना, मैं इसका अनुवाद नहीं कर सका। हिस्ट्री, विल यू मेंशन अस इन योर फेडेड स्क्रॉल फॉर द हार्डशिप्स एंड एफ्लिक्शंस। वी डोंट सीक रिवार्ड्स, nor do we want our pictures in the calendar of years. Just tell our story simply to those we shall not see. Tell them who will replace us that we fought courageously. This is the end of this beautiful poem by Nicola Vaptasrau, Bulgarian poet. He was also an exile. He is the best exile poet in the Europe. तो मैं इस किताब के बारे में ऐसे कहूँगा कि बहुत बार मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी कविता पढ़ी है। बहुत ही खूबसूरत कविता है, महाकाव्य है, कर्ण का वर्णन है उसमें, कर्ण के जीवन का वर्णन है। तो मुझे तो तकरीबन ज़बानी याद है ये महाकाव्य। जब मैंने अग्निशेखर जी की ये कविता पढ़ी तो मुझे इसी लगा कि मैं फिर दोबारा रिविजिट कर रहा हूँ, दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं रश्मि रथी, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो सिंबल्स हैं, जो हिस्ट्री है, एक पीरियड को इन्होंने ढक लिया है, पूरे पीरियड को कवर किया है। नील गाथा के 178 पेज हैं, ये इन्होंने डेडिकेट की है जो भी कश्मीर के फोकलोरिस्ट हैं, लेखक हैं, कवि हैं,
उन सबको डेडिकेट की है। और इस किताब की खूबसूरती है ये कि चौबे साहब, डॉक्टर चौबे का इसमें बहुत ही सुंदर फ्रंट पेज के ऊपर एक आमुख है, परिचय है इस पुस्तक का, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, कमाल का है। उसमें निचोड़ के रख दिया है, गागर में सागर भरने वाली बात उन्होंने कर दी है। इस किताब में ये किताब मेरे हिसाब से तो अमर रहेगी। अभी इस किताब के ऊपर पाठकों की, समाज की, पूरे समाज की, लोगों की, लेखकों की दृष्टि पूरी नहीं गई है कि इस किताब में हमारा गौरवशाली इतिहास भी है, लेकिन हमारी पीड़ा, हमारी व्यथा, हमारा जाति संहार, हमारा दमन भरा हुआ है। मैं तो कहता हूं कि एक उर्दू का कपलेट है, दुनिया सुने तो किस्सा ए गम है बहुत तवील। दुनिया के लिए तो बहुत लंबा है हमारी स्टोरी, जो तुम सुनो ये दास्तां तो मुख्तसर भी है। तो ये जो नीलगाथा है ये हमारी दास्तां मुख्तसर ही है, जिसको सुन पढ़नी है पढ़ लीजिए। ये हमारी मुख्तसर जेब में रखिए, पॉकेट साइज हमारी दास्तां है। ये जो एग्जाइल का टॉपिक है या माइग्रेशन का, माइग्रेशन तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि माइग्रेशन वर्ड तो सूट नहीं करता हमें। माइग्रेशन तो वो चीज़ हुई जो आदमी वॉलंटरली जाए टुवर्ड्स ग्रीन पास्चर्स, पैसा कमाने के लिए जाए। कोई जब टेंटों में रहने के लिए निकलेगा, अपना मातृभूमि छोड़ के, सांपों से लड़ने के लिए निकलेगा, लाइनों में खड़ा रहने के लिए निकलेगा, बच्चों का एडमिशन के लिए निकलेगा, धूप में झुलस कर मरने के लिए निकला, वो तो माइग्रेशन नहीं है ना, वो तो एग्जाइल है, देश निकाला है, जलाए वतन है। इसमें हमारी पूरी व्यथा है, भरी हुई है। इस पुस्तक में महाभारत, रामायण, भगवत गीता के अंश अंश का निचोड़ लेकर के भरी है। श्री कृष्ण भी हैं इनमें, इसमें शिव शंकर भी हैं, इसमें विष्णु भी है, शेषनाग भी है, केशवा है, जलोद्भव की कहानी है, सतीसर को साफ करने की कहानी है, और हारी पर्वत है, हमारी गोपादरी शाइन है। हम कौन सी ऐसी जगह है कि जहां नहीं है, जो चीज इसमें इस पुस्तक में नहीं है। हर्षा की कहानी है, कोटारानी की कहानी है, रामचंद्र की कहानी है, हमारे तीर्थों की कहानी है, मार्तंड तीर्थ की कहानी है। इतनी खूबसूरती के साथ अग्निशेखर जी ने इसको लपेटा है कि आदमी पढ़कर परेशान हो जाता है कि क्या एक कवि एक छोटी सी गागर में पूरे सागर इतिहास को भर सकता है। लेकिन ये भर दिया है और ये आपके सामने है। इसमें हमारे मार्तंड के पंडित कृपाराम की कहानी है कि किस तरह से वो ब्राह्मणों को लेकर के गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और क्या हुआ वहाँ, और फिर उनका बलिदान की कहानी है, बीरबल दर की कहानी है, मुगलों के से पठानों से लड़ाई की कहानी है। हर तरह से इस किताब को मैं एक एपिक स्टोरी मानता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये किताब जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ग्रंथ बन का काम करेगी, हमेशा अमर रहेगी, जिंदा रहेगी ये किताब। अभी जब तक समाज की, लोगों की, पाठकों की, आलोचकों की, देखने वालों की, पढ़ने वालों की, कवियों की, साहित्यकारों की पूरी तरह से इस पर नजर ना पड़े तो ये किताब तो अमर रहने के लिए किताब आई है। धन्यवाद। ये हमारे सामने अभी प्रस्तुत की विवेचना अवतार मोटा जी ने इस महाकाव्य की, मुझे बार बार कुछ इसके प्रसंग जो है बहुत मतलब मेरे जहन में घुस गए, क्योंकि एक आपको मतलब बात बताऊंगा कि मैं कल डॉक्टर अग्निशेखर जी से ये साझा कर रहा था। इसमें जो दिलचस्पी है पाठक की, आम पाठक, वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। मेरी मिसेस मेरी कहानियाँ कभी नहीं पढ़ी, उसने कभी मेरा लिटरेचर नहीं पढ़ा, लेकिन वो इस किताब को सवेरे हाथ में लेके शाम तक पढ़ती रही और दूसरे दिन भी पढ़ती रही। तो मैंने कहा आपको समझ में आता है इसमें क्या लिखा हुआ? उन्होंने कहा आप क्या समझते हो कि सिर्फ आपको समझ है और किसी और को नहीं है, कि मैं नहीं समझ सकती इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं इतना खुश हो गया, मैंने जानबूझ के छेड़ा था, क्योंकि इसमें हमारी कथा है, इसमें हमारा
जो प्राण तत्व है वो इसमें छलकता है। ये सिर्फ वो मजबूरियां नहीं हैं जो हम झेल रहे हैं, जो 30 साल से झेल रहे हैं। ये एक निरंतर जो एक अवहेलना है, एक तरीके का प्रताड़न है, एक तरीका का जाति संहार है जो हम कम से कम पिछले 300-400 साल से सह रहे हैं। उसकी एक कहानी है, उसका एक रीजन बताया गया है, एक कारण बताया गया है। कब कैसे इतिहास ने करवट बदल ली, कैसे हमारा विकास हुआ, किस प्रकार से हमारे अच्छे दिन भी रहे और किस प्रकार से मतलब इस महाकाव्य में जीवन, कश्मीरी पंडित जीवन के साथ साथ जो सार्वभौम जो जीवन है उसके साथ मिल जाता है, तभी पाठक को इसमें इतना इंटरेस्ट आता है। तो अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी से। प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी ने इसका ब्लर्ब भी लिखा हुआ है, यानी आमुख भी लिखा हुआ है और बहुत ही सुंदर लिखा है, और वो प्रेरित करता है आदमी को कि इस किताब में झांके और इस किताब को समझने की कोशिश करे, पढ़े इसको। इसमें महाकाव्य के कथानक के हिसाब से सारे गुण हैं, अभिव्यक्ति के हिसाब से सारे गुण हैं, काव्य सौंदर्य के हिसाब से सारे गुण हैं, और उनकी चर्चा होनी चाहिए, उस सौंदर्य की चर्चा होनी चाहिए। किस प्रकार से इसमें एक कंटिन्यूटी है एक महाकाव्य की, और किस प्रकार से वो सारे महाकाव्य के जितने भी मानदंड है वो इसमें सारे मिल जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी से कि वो इसके बारे में हमें अवगत कराएं। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज फीचर के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। लेकिन यह जो दृश्य श्रव्य माध्यम है INF TV, इसके एक साथ है और इस पर कोई गलत सूचना ना जाए, बहुत अच्छे ढंग से महाराजा के शाह जी कार्यक्रम को चला रहे हैं। लेकिन एक भ्रमवश उन्होंने मेरे परिचय में कह दिया कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। मेरा कार्यकाल पूरा हुआ अधिष्ठाता के रूप में जुलाई में। अभी भी मैं इस विश्वविद्यालय में हूँ और अभी आगामी 9 साल रहूँगा। मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी, इसलिए मैंने साझा की। आपका जीवन बहुत सफल रहे और अभी आपका जीवन मतलब पूरा वहाँ पे बना हुआ है और आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई और मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। अरे ये नाना सा बस मैंने संशोधन कर दिया। महाराजा के शाह जी ने इस महाकाव्य का जो भाष्य प्रस्तुत किया और आदरणीय अवतार मोटा जी ने तो उनका तो मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका है हमारे विश्वविद्यालय की, बहुवचन का जब कश्मीर अंक निकला तो उसमें उनका बहुत मूल्यवान योगदान हमको मिला है। और अग्निशेखर जी का तो पग पर अगर मार्गदर्शन न होता तो हम अंक नहीं निकाल पाते। और अनीता शुक्ल जी ने एक बुनियाद रखी, आरंभ बहुत अच्छी ढंग से बातचीत की, और जिनके महाकाव्य पर चर्चा के लिए हम लोग एकत्र हैं। अग्निशेखर जी हमारे बहुत ही प्रिय कवि हैं और इस महाकाव्य के पहले किसी भी कवि का अगर काव्य विकास देखें हम तो 1992 उनका पहला काव्य संग्रह आया था। और किसी भी समय मुझ से छीन ली गई मेरी नदी, काल वृक्ष की छाया में जवाहर टनल, मेरी प्रिय कविताएं, जलता हुआ पुल, और उसके बाद से यह महाकाव्य 2021 में तो पूर्ववर्ती उनका जो काव्य है उसमें भी एक लोक स्मृति है। कवि लोक स्मृति से शक्ति ग्रहण करता है और जलावतनी की यथार्थ किंतु बेचैन करने वाली, विकल कर देने वाली अभिव्यक्तियां हैं। जिनोसाइड और 19 जनवरी 1990 का इसी नाम से मेरी प्रिय कथाकार क्षमा कौल जी का कहानी संग्रह है 19 जनवरी के बाद। तो और यह है जो अनीता शुक्ल जी कह रही थी कि यह भारत की निर्वासन की कथा है, नहीं, ये समूची जहां जहां निर्वासन है। यह तस्लीमा नसीम जो बांग्लादेश से निर्वासित है उनकी भी कथा है। दुनिया भर में जितने लोग निर्वासित हैं सबकी यह कथा है, यह महाकाव्य है, और इसीलिए यह एक ग्लोबल कृति है, वैश्विक कृति है। अवतार मोटा जी ने
समर्पण वाली बात कही थी। अब देखिए कि वह जो समर्पण वाला पन्ना है इस महाकाव्य का, वास्तव में इस कृति की वह बुनियाद रखता है जिसमें कवि कहता है उन सबको समर्पण, उन सबको जिन्होंने कश्मीर के आख्यान, इतिहास, लोक कथाएं, गीत व मिथकीय प्रतीकों के संवेदनात्मक आशयों, आयामों, स्मृतियों, परंपराओं, यात्राओं के साक्ष्य शताब्दियों से संजोए रखे चिंतन और सृजन के अनूठे आधारों के रूप में, जिनका मैंने दशकों से मानसिक रूप से लिखी जा रही इस लंबी से लंबी कविता नील गाथा का प्रयोग किया। समर्पण में ही कवि स्पष्ट कर देता है कि हजारों वर्षों से कश्मीर का इतिहास, आख्यान, लोक स्मृति, संवेदनात्मक आशय, अभिप्राय और परंपराओं ने, उन परंपराओं के आईने में, उन परंपराओं को कवि ने कितना सजो कर रखा है। मैडम शुक्ला ने कहा कि 4 दशक रह गए, तो एक तरह से कहना चाहिए कि अग्निशेखर नामक कवि हजारों वर्षों से जिंदा है और जो कश्मीर के घने जंगल से, चीड़ के वृक्षों से, मीठे झरने से, सदाबहार नदियों से, पहाड़ों से संवाद करता है, बातचीत करता है। और वे जंगल, चीड़, झरने, पहाड़ भी कवि को पहचानते हैं। कश्मीर के इतिहास और भूगोल से इस तरह एकात्म होने से ही नील गाथा जैसा महाकाव्य संभव होता है। और पहले कथा पर भविष्य का वर्तमान में ही कश्मीर की व्यथा और गाथा का प्रसंग है। नीलमत पुराण का प्रसंग आता है और उनके नीलमत पुराण बताता है कि भाई कश्मीर का जन्म कैसे हुआ, कैसे कश्यप ऋषि ने वहां कश्मीर की घाटी तो पहले पानी का झील थी बहुत बड़ी, और उसे कैसे पानी निकालकर कश्यप ऋषि उसे एक मनोरम प्राकृतिक स्थल के रूप में परिवर्तित करते हैं, और उसी कश्यप ऋषि के पुत्र इसके नायक हैं इस महाकाव्य के। और उसके बारे में जो कवि कहता है कितनी मूल्यवान बात है। तुम व्यथा हो कश्मीर की, गाथा हो, ईर्ष्य हो दिशाओं के देवताओं के भी। पूछा मैंने उनसे जो कहता नीलनाग स्वयं को, तुम कर रहे क्या यहां जम्मू के शरणार्थी कैंप में? तुम तो वास करते हो उपाख्यान में, पुराण पर्व में, स्मृति में, तुम भी हो निर्वासन में साथ हमारे। ये जो निर्वासन, और उसके बाद कितनी बड़ी बात कवि कहता है, यहीं रहते हो बरसों से बेघर, आवारा, अनाथ, उपेक्षित, अधिक माने जो नहीं दिखता। एक महाकाव्य या काव्य, महान कविता भी तब महान बनती है जब वो जितना कहती उससे ज्यादा चुप रहती है। उसकी जो चुप्पी है, मौन है, जो अधिक है, क्या काव्य प्रयोग है, उपेक्षित और अधिक। और उसके बाद ये जो मैंने कहा कि कवि हजारों वर्षों से जिंदा है, उसे प्रमाणित करने वाली पंक्तियां प्रथम पर्व में ही है। जानते हो तुम मुझे, कवि को शताब्दियों से मेरे प्रश्नों, संदेहों, हस्तक्षेपों, उपलब्धियों को, यात्राओं, संघर्षों को, मेरी जिजीविषा को। और उसके बाद जैसा कि बार बार महाराजा शाह जी ने, अवतार मोटा जी ने, मैडम शुक्ला ने बताया कि किस तरह से, कितनी इसका विस्तार कहां मैंने कश्मीर के जन्म से लेकर के और आज तक ये जो यात्रा है, काव्य यात्रा है। और जैसे कि दूसरे कथा पर्व समय के मूल में सतीसर की व्यथा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े कैनवास में हजारों वर्षों के इतिहास को, भूगोल को, उसकी परंपरा को, इसमें क्या नहीं है, पूरा का पूरा जो काव्य शास्त्र है सब इसमें, सारे तो वहीं रचे गए।
वो आता है प्रसंग। और उसके बाद जितने आख्यान हैं, जितने महात्मा हैं, जितने लोक कथाएं हैं, जितना स्थापत्य है, लोक स्मृति है, विदेशी यात्रियों के वृतांत तो है ही। इसमें इस किताब से हम कश्मीर के इतिहास को समझ सकते हैं, उसके वैभव को समझ सकते हैं। काव्य शास्त्र अगर कश्मीर को माइनस कर दिया जाए तो हमारा काव्य शास्त्र क्या है? कुछ नहीं। और उसी तरह से पूरा का पूरा इतिहास है, कितनी बड़ी बात, प्रामाणिक इतिहास। कैसे ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बाद में कैसे कनिष्क ने बौद्ध धर्म की जड़ें गहरी की, कैसे फिर हूणों का अधिकार हुआ 6ठी शताब्दी में, कैसे 530 ईस्वी में घाटी फिर स्वतंत्र हो गई। उसके बाद उज्जैन साम्राज्य का नियंत्रण हुआ, विक्रमादित्य राजवंश के पतन के बाद कश्मीर पर कैसे स्थानीय सत्ता आई, स्थानीय राजा वहां शासन करने लगे। और ललितादित्य का वैसा प्रतापी महान व्यक्ति, वो ये इस महाकाव्य में उनका जो ललितादित्य का जब संदर्भ आता है तो इनके काव्य में एक नई चमक आती है। जिस ललितादित्य ने, उसका साम्राज्य कहां तक फैल गया। और 8वीं शताब्दी में उस आदमी का जो महात्मा है, फिर 13वीं 14वीं शताब्दी में कैसे कश्मीर में इस्लाम का आगमन हुआ, कैसे 15वीं शताब्दी में जैनुल आब्दीन कश्मीर में सत्ता में आया। और उस समय जब तातारों के हमले के बाद हिंदू राजा सिंहदेव भाग गए थे, चक शासकों ने कैसे जैनुल आब्दीन के पुत्र हैदर शाह की सेना को खदेड़ा, पूरा प्रसंग है इसमें। और कैसे खदेड़ने के बाद 1586 तक उनका शासन था। फिर मुगल सम्राटों का संदर्भ है इसमें। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से जो आया था उसका संदर्भ, कैसे अनेक वर्षों तक पठानों ने शासन किया। और उसके बाद उस सब से होते हुए जब जलावती, वो जो जिनोसाइड का संदर्भ आता है, तो एक तरह से यह महाकाव्य सभ्यता समीक्षा का महाआख्यान है। और जो भी निर्वासित लोग हैं उन्हें निर्वासन के दंड से कैसे मुक्त किया जाए, मुक्तिकामी रचना है यह। और एक तरफ ऐतिहासिक प्रसंगों को काव्य में ले आना तो बहुत कठिन काम होता है। यह कृति निश्चित रूप से रश्मि रथी के टक्कर की है, निश्चित रूप से कामायनी के टक्कर की। और इतना बड़ा काम वही कर सकता है जो जिसके पास एक काव्य विवेक हो। तो कविता कैसे बनती है, कविता क्या करती है, कविता क्या काम करती है, कविता की जितनी विशेषताएं होती हैं, एक महान रचना की जितनी विशेषताएं होती है, एक महान महाकाव्य की जितनी विशेषताएं होती हैं, इसमें एक प्रसंग है राम की शक्ति पूजा का, निराला। तो किस तरह से कश्मीर के जन्म से लेकर वर्तमान तक एक कथानक को उठाना और 8 पर्वों में उसे इस तरह से नियोजित करना, और किस तरह से नीलनाग लगातार कवि के साथ संवाद, उन्हें हर प्रसंग पर संवाद कर रहा है। तो एक तरह से सब कुछ है, एक शाश्वत द्वंद्व को काव्य में पिरोना, सभ्यताओं के संघर्ष को काव्य में पिरोना, और जो मौलिक अधिकार हैं, जो अपनी जमीन से उखाड़े गए लोग हैं, जो उजाड़ दिए गए लोग हैं, उनके संघर्ष को वाणी देना, नीलनाग का जो अनतक संघर्ष है। और ये बड़ी बात है कि नीलनाग इतिहास के हर दौर में आता है, कहीं प्राक चेतना के रूप में, कहीं भोक्ता है, कहीं साक्षी है, कहीं दृष्टा है। और जिसकी तरफ इशारा शाह जी कर रहे थे कि कश्मीर की संस्कृति का जो नैरंतर्य है, इतने आघातों के बाद भी कश्मीर की संस्कृति अप्रतिम है। तो इतनी महान रचना के लिए मैं अग्निशेखर जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। बहुत धन्यवाद। आपने नीर क्षीर जो विवेचन है वो सामने रखा।
और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। एक चैप्टर शायद सबसे छूट गया, वो है जब कृपाराम जी आनंदपुर साहब चले जाते, और ऐसा कृपाराम की तलाश हमको इस वक्त है, और शायद हमारे अग्निशेखर ही वो कृपाराम हूँ। था कृपाराम टहल रहा मटन मार्तंड के विराट भग्न अवशेष में। ये मेरे गांव का जिक्र है, मार्तंड के भग्न अवशेष का जिक्र है, और स्वप्नों का स्थापत्य था बिखरा खंड खंड चारों तरफ। ये सिंबॉलिक, बहुत जबरदस्त सिंबॉलिक, मन को छू लेने वाला। स्वप्नों का स्थापत्य था बिखरा खंड खंड चारों तरफ। हमारी हालत ऐसी ही है। और ये जो सिकंदर बुच्चकन, उसके जमाने की बात और आज के जमाने की बात, आपको यही मैं कह रहा हूं कि पुनरावृत्ति और वो चेतना जो उस वक्त की तड़प है, वो इस वक्त की तड़प है, और उसके पीछे कारण है। देखिए, एक चीज है कि सभ्यताएं जब जड़ हो जाती हैं, संस्कृतियां जब जड़ हो जाती है, जब वो अपने मूल रूप से आगे नहीं बढ़ती हैं, तो वो दुनिया पे ऐसे ही अत्याचार करती है। और ऐसी जड़ सभ्यताएं जो है, उनको अपने आप में थोड़ा सा अपने भीतर सोचना चाहिए, उनको अपनी ओर थोड़ा सा नजर डालना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान में वैसी जड़ सभ्यता का प्रचलन हो रहा है, उसी तरीके का। और इन सभ्यताओं को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में, चाहे वो कैसे भी, कोई उसको आजादी की लड़ाई कहे या क्या कहे, लेकिन वो जड़ता के द्योतक है, वो जड़ है अपने आप में। तो ये अग्निशेखर जी ने जो ये सिंबल, जो यहाँ पे ये एक तरह के बहुत बड़ा एक सिंबल है हमारे वर्तमान का अतीत के साथ जुड़ा हुआ, आस्था पद दलित घृणित और उपेक्षित विराट सूर्य मंदिर की अधमरी भग्न शिलाएं अश्रु थे समय के पूर्वज शिल्पियों के। मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ आपको इन पंक्तियों के लिए, खासकर हर एक पंक्ति जो है, जब मैं इसको ओपन करता हूँ, जब अभी आपने कामायनी का जिक्र किया, एक पुरुष भी घे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, तो ये कौन तुम निर्वासन में, यहां से एक पूरा संकेत उसका मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूंगा। मैं उससे पहले निवेदन करूंगा अग्निशेखर जी से, उसके बाद हम इसका लोकार्पण करेंगे। वो 2 शब्द कहे। मैं थोड़ा एक इनको मैंने मतलब किया था निवेदन कि मैं हालांकि इनसे अलग एक बातचीत इस पे रखूंगा, लेकिन यहाँ पे उनसे एक बात पूछूंगा कि ये जो आपकी लीला है, ये जो इसके लिए कहाँ से टाइम लाया और किस प्रकार से इतना बड़ा जो महाकाव्य है आप रच गए और हमें पता तक नहीं लगी। धन्यवाद महाराज शाह, आपने इतना बड़ा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आयोजन संभव किया, संपन्न होने जा रहा है। और जहां मूल प्रश्न आपने किया कि कैसे हुआ, ये तो मुझे स्वयं भी मालूम नहीं है, क्योंकि ये कोई सचेत प्रयास नहीं रहा। और मैंने ये कहा, अनीता से भी कहा और भी कई मित्रों से कहा, मेरे विश्वविद्यालय के दिनों से ये तथ्य, ये कथानक, ये अध्ययन मेरे साथ साथ चलता रहा, जीता रहा, सोता रहा, जागता रहा। और आप मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं एक पर्वतारोही भी रहा हूं, और जिन जिन पर्वतों के शिखरों पर मैं चढ़ा हूं, वहां से मैंने सतीसर को देखा है। और तब से मैं ये सारा अपने साथ लिए घूमता चलता फिरता रहा, इसके बहुल अर्थों को लेता था। और जो नीलमत पुराण से मैंने कश्यप ऋषि के पुत्र नीलनाग को लिया, जैसे कि बहुत अच्छे से हमारी बेटी अनीता ने कहा कि हम सब नीलनाग हैं, जिन्हें संस्कृति की चिंता है, सभ्यता की चिंता है, मनुष्यता की चिंता है।
जिन्हें दुख है कि मनुष्यता पर आघात हो रहे हैं, हम भारत की धरती पे हो रहे हैं, भारत की धरती से बाहर हो रहे हैं, विश्व में हो रहे हैं, और जिन्हें ये दर्द हो रहा है, जितने संवेदनशील, वो सब के सब मुक्तिकामी नाग, नील नाग हैं। और मुझे खुशी है कि जिस तरह से मेरे मित्रों ने यहाँ इसकी विवेचना की और आपने INF की ओर से अपना मंच प्रदान किया, आप सबका आभार। और मैं ये कहना चाहूंगा, इस बात की मुझे विशेष अभी प्रसन्नता हो रही है कि अगर कवि अग्निशेखर सफल हुआ है इस काव्य को रचने में, तो मैं भविष्य के प्रति आश्वस्त हो गया हूं आज कि नीलनाग भविष्य की चिंता है। नीलनाग वर्तमान, प्रथम कथा पर्व में ही वर्तमान का भविष्य जो है, तो जो हमारा वर्तमान है और उसके प्रति अगर हम सचेत होकर अपनी सांस्कृतिक शक्ति को ले आए, अपनी जड़ों को जोड़ें अपने साथ, और इतिहास का अंत, कई कई अंतों की घोषणाएं हुई पीछे, उन सबको धकेल कर एक नए मनुष्य का निर्माण करें, नए भारत का निर्माण करें, अपनी सभ्यतागत, संस्कृतिगत, साहित्यिक जितनी भी हमारी ऊर्जाएं हैं उनको जगाएं। और उसके प्रति अगर नीलनाग सफल हुआ है अपनी कथा को कहने में, तो मैंने फिर कहूंगा कि मैं उज्जवल भविष्य के प्रति आज आश्वस्त हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए जो आपने संभव की। और मुझसे एक संभव कैसे हुई कविता, ये मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि नीलनाग ही मेरे अंदर समाया हुआ था, उसी ने लिखा, क्योंकि समूचे काव्य में नील की दृष्टि से ही देखा गया है संसार को, कश्मीर को, व्यथा को, संघर्ष को, विरोधों को, अंतर्विरोधों को। इसलिए भी नीलनाग ने स्वयं लिखी है, मैंने नहीं लिखी है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं लौटता हूं आपके पास। आपने कहा कि अलग अलग से भी कार्यक्रम की आवश्यकता है। एक ब्रेक के बाद आपके अब मेरा निवेदन है सबसे कि आप अपना ये नील गाथा जो है इसको लोकार्पण के लिए हम इसको अपने हाथ में ले लेंगे। और नील गाथा, धन्यवाद बहुत बहुत। नील गाथा सब पढ़ें। और मेरा निवेदन है भारत सरकार से और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि इसको हिंदी विभाग में कोर्स में ये पढ़ने के लिए बच्चों को दे दें। ये एक मील का पत्थर की का महाकाव्य है जो हमारी धरती जम्मू कश्मीर से उत्पन्न हुआ है। इसको आप जम्मू कश्मीर के जितने भी विद्यालय, क्या नाम ये है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में इसको पढ़ाई के लिए रखेंगे। रिसर्च का एक बहुत बड़ा मटेरियल भी साबित हो जाएगा और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे बच्चों को इससे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अब मैं इजाज़त चाहूँगा ये कार्यक्रम समाप्त करने की। यहीं पे हम इसको विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत आनंद आया आप लोगों से बात करते हैं, खासकर अवतार मोटा जी से, डॉक्टर अनीता शुक्ल से, प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी से मैं क्षमा चाहता हूँ फिर एक बार कि मुझसे गलती हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कह करके आप लज्जित मत कीजिए, आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हो ऐसे इस तरह से हो जाता है। लेकिन मैं ये निवेदन आपसे करना चाहता हूँ
कि ये जो 1-to-1 जिस दिन आप बातचीत करेंगे अग्निशेखर जी से, तो अगर आपको उचित लगे तो हम लोगों को भी शामिल रखिए। जी, अवश्य अवश्य अवश्य। हम लोग भी अपने प्रिय कवि से कुछ पूछेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे ये सुझाव बहुत पसंद आया और इसमें आप जरूर शामिल होंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं अभी इस कार्यक्रम को समाप्त। हाँ, अनीता जी, कोई भी अगर कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज। जी, मैं अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी। मैंने क्षमा जी का दर्दपुर पढ़ा था सबसे पहले, अगर कश्मीर इस निर्वासन पर कोई रचना पढ़ी थी। उसकी भूमिका में उस सबसे पहले पेज पर ये जो लिखी गई हैं 2-3 पंक्तियां कि हम बचाएंगे बीज और विरोध अपना, वो इस महाकाव्य में उसको लेकर आ रहे हैं अग्निशेखर जी। हम बचाएंगे बीज और विरोध अपना, लेकिन उसी स्थान पर कहते हैं कि ये ऐसा समय है कि जैसे विश्वास और संदेह समरूप हो गए हैं। आप देखिए किस प्रकार का प्रयोग है ये। और कवि एक बहुत बड़ी बात इस पूरे महाकाव्य में 2-3 जगहों पे करते हैं, जो आज की भारत सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसमें भी इस पर चिंता व्यक्त की गई है कि भाषाएं खत्म हो रही हैं, और भाषाओं का खत्म होना मतलब संस्कृति का खत्म होना है। भाषाओं को हमें बचाना है। कवि बार बार संबोधित करता है, ओ मातृभाषा, हम अपनी मातृभाषा को बचाएं, या कहते हैं रक्षा करो अपने मूलों की, ये मूल ही बचाएंगे हमें। तो मैं सच में, मेरे इस समय मैं रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं रोमांचित हो रही हूँ इन पंक्तियों को पढ़ते हुए। और ये बहुत अच्छा कहा आदरणीय कृपाशंकर चौबे जी ने कि हम जरूर शामिल होना चाहेंगे उस चर्चा में वापस, और हम इस पर विस्तार से बात करना चाहेंगे। और किस प्रकार नील मनु है, ये दृश्य बंध जो है बीच में, उसमें कवि स्वयं कहता है कि आज के मनु है नील। तो अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना है ये। मनु का मन था विहल हो रहा, ये उसी प्रकार के भाव आ जाते हैं। बहुत बहुत मेरा मन इतना गदगद है, प्रसन्न है, मैं बात मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अवतार मोटा जी, आप बताइए। आपका ऑडियो क्यों बंद है? आ रही है आवाज? जी आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। ये किताब अगले जनरेशन के लिए है। ये किताब मेरे हिसाब से तो अमर है, ये तो अमर काव्य है। इस पे नजर पड़नी चाहिए लोगों की अभी पूरी नजर नहीं गई है। जहां जहां जिसको मैंने किताब दी तो उसने कहा तो ये मैं लूंगा ही, तो ये तो हमारी शेल्फ की लाइब्रेरी में संभाल के रखे रहेगी। ये तो बार बार पढ़ने लायक किताब है। ये तो हमारी गाथा है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे व्यथा की जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर, वो इस किताब में है। मुझे नहीं लगा किसी और ने ऐसी हमारी व्यथा की डॉक्यूमेंटेशन की है। राइट फ्रॉम इंसेप्शन, नीलनाग को जो नायक बना करके की गई है, बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंटेशन की गई है हमारी पेन की, हमारी सफरिंग की, हमारी व्यथा की। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, डेफिनेटली। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारे साथ जो जुड़े हैं तो उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने इतने समय से हमारे इस कार्यक्रम में वो पूरे सहभागी हैं और अपने जो कमेंट्स है वो लिखते जा रहे हैं। और जो क्रिएशनिस्ट ने पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, प्रतिमा शर्मा बहुत बहुत बधाई, क्षमा कोल जी बहुत सही, नरेश गुलाटी, चंचल डोगरा, मंटू दत्ता शर्मा, मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मंटू दत्ता शर्मा जी ने बोला है कि ऐसे ग्रंथ कभी कभार ही रचित होते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो अनिल विभाकर जी बहुत वरिष्ठ संपादक, उन्होंने लिखा है कि नील गाथा कामायनी के आगे की कृति है। क्या बात। आपने कहा तो मैं भी पढ़ने लगा हूँ, देखने लगा। अच्छा। उषा रानी जी ने लिखा है, लोकार्पण की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पुस्तक चिरायु हो, कालजयी हो, सभी विद्वानों की विवेचना अत्यंत प्रभावशाली रही, हम समृद्ध हुए। जी बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शाह साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड का, सारे विश्व का निर्वासन पर साहित्य है, उसमें ये किताब एक अहम भूमिका निभाएगी आने वाले समय में। आप देख मेरी बात नहीं। निश्चित रूप से। अब इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाना चाहिए। हाँ जी, तो वो भी कोशिश जारी होगी। मैं
जहाँ तक मुझे मालूम है। संसार सीमा जी हमारे साथ जुड़ी रही, विनोद जुत्सी जी हमारे साथ जुड़े रहे, जीएस पंडिता जी, विजय भारती जी, लवली चंद्रा जी, नरेश गुलाटी जी, ज्योतिका रैना जी, जयश्री पुरवरा जी, अनिल विभाकर जी, ये कामानी की कथा से आगे की काव्य कृति है। जी हाँ बिल्कुल। विजय भारती जी, क्षमा कोल, अमेजोन पे ये किताब उपलब्ध है। जीएस पंडिता शाह साहब नमस्कार। अच्छा, चंचल डोगरा जी उन्होंने किया है। विजय गंजू, अमोल राज, पूर्णिमा शाह, ज्योत्सना मिश्रा जी ने ये कश्मीर की ही नहीं समूची मानवता और सभ्यता के इतिहास और वर्तमान का मर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल हक साहब ने अंग्रेजी में कमेंट किया है और ये दिखता है कि नील गाथा जो है ये 175 मतलब पेजेस में है, लेकिन ये जो इसका ग्रैंड्योर है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े कनवास का दिखता है। संजय कोल हमारे साथ जुड़े रहे और शुभम सिंह जी जुड़े रहे हमारे साथ। ये सारे लोग हमारे साथ, जितने लोग, उषा रानी राव जी जुड़ी रहे हमारे साथ। तो अनुपम अरुण के जी जुड़े रहे हमारे साथ। दीपक बुच्ची जी हमारे साथ जुड़े रहे, ये हमारे साहित्यकार है जम्मू कश्मीर के, अफसाना निगार, हिंदी उर्दू साहित्य के। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। विमर्शिता जी हमारे साथ जुड़े रहे। इन सब का मैं आभारी हूँ, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े रहे। और मैं अब आज्ञा लेना चाहूँगा। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सबको, नमस्कार जी। और ये आज लोकार्पण कार्यक्रम हमारा यहाँ यहीं समाप्त होता है। कल हमारा कार्यक्रम ज़रूर देखिएगा। इस सप्ताह भारत, कल 7 बजे इस सप्ताह भारत हम आपके सामने फिर लाएंगे। उसकी तब तक हमें इजाज़त दीजिए। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।